आरक्षण के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन अब आरक्षण को एक नए सिरे से देखना पड़ेगा। क्या आरक्षण को रीथिंक करना चाहिए? इज इट हाई टाइम टू रीथिंक अबाउट रिजर्वेशन? आइए जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए चैनल रीच यूपीएससी पर। मेरे बारे में आप जान सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल से, लेकिन अभी हम लोग आरक्षण के बारे में जानेंगे इस वीडियो के तहत और देखेंगे कि क्या आरक्षण को रीथिंक करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले चीज आती है कि आरक्षण का इतिहास जानते हैं, द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। तो आरक्षण कब से है हिंदुस्तान में? रिजर्वेशन नामक टर्म या रिजर्वेशन जैसी ही चीज क्या इंडिपेंडेंस के बाद एक नया इंट्रोडक्शन था, या इंडिपेंडेंस के पहले भी आरक्षण नामक चीज एग्जिस्ट करती थी? जी हां, बिल्कुल करती थी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में आरक्षण को पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 के तहत। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया था मुस्लिम्स के लिए, जहां पर आप उसे आरक्षण जैसा ही मान सकते हैं। यू कैन कंसिडर इट टू बी लाइक रिजर्वेशन। तो बेसिकली बात यह थी कि जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए ही वोट डालेंगे। ऐसा एक रिजर्व कैटेगरी बनाया गया था सन 1909 में। उसके बाद इसी कैटेगरी को बढ़ाया गया सन 1919 में और रिलीजन्स के लिए, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस वगैरह वगैरह, इन लोगों के लिए बढ़ाया गया। फिर अराउंड 1932 में जो यूके के यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडॉनल्ड, उनके द्वारा प्रपोज करा गया कम्युनल इलेक्टोरेट, यानी कि जो इलेक्टोरेट है, जो प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं प्लस जो सेंट्रल काउंसिल है, बेसिकली जहां पर सांसद बैठते हैं, वहां पर रिजर्वेशन जो है वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी होना चाहिए। तो पहले रिलीजन बेसिस पे रिजर्वेशन हुआ या रिलीजन बेसिस पे इलेक्टोरेट क्रिएट हुए 1932 में। उसके बाद क्या हुआ? डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए एक अलग इलेक्टोरेट क्रिएट होता जा रहा था। तो जब हम कहते हैं ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल में विश्वास रखते थे, यही तो है डिवाइड एंड रूल। आपने पहले रिलीजन के बेसिस पे बांटा, पहले मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, अब आप डिप्रेस्ड क्लासेस के भी बेसिस पे बांट रहे हो। और ये कौन कर रहा है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो अपने आप को भारत का दोस्त, इंडिया फर्स्ट फ्रेंड कहकर क्लेम करता था। सो कम्युनल अवार्ड फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस बाय रामसे मैकडॉनल्ड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट अराउंड 1932। लेकिन इस सेपरेट इलेक्टोरेट के आइडिया के सख्त खिलाफ थे गांधी जी, जो कि यरवड़ा जेल पुणे में आमरण अनशन पे बैठ गए कि यह चीज इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, और उसी के ऑब्जेक्टिव या उसी वजह से इस चीज को रिजेक्ट किया गया। दिस वॉज प्योरली रिजेक्टेड। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो चुका था, लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रिजेक्ट हो गया था। उसी के बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो यह प्रपोज किया गया कि किस तरीके से इलेक्टोरेट्स में या डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए कहा जाए तो रिजर्वेशन होना चाहिए या हो सकता है। यहां पर अंबेडकर जी और गांधी जी अपोजिंग व्यूज में थे, मतलब अपोजिंग इन द सेंस पूरे पोल्स अपार्ट थे। अंबेडकर साहब का कहना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए होना चाहिए। गांधी जी का कहना था इससे बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया जाएगा, इसलिए आप सेपरेट इलेक्टोरेट ना करें। बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट में यह होता है कि एक कंस्टिट्यूंसी से या एक जो जिस कास्ट का या जिस रिलीजन का कैंडिडेट होगा वो इलेक्शन में खड़ा होगा, और उस कंस्टिट्यूंसी से सारे उसी रिलीजन के लोग उस पर्टिकुलर रिलीजन के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे, या उसी कास्ट के लोग उस पर्टिकुलर कास्ट के कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। मतलब वहां पे रहने वाले जनरल कैटेगरी के लोग उस कैंडिडेट के लिए वोट नहीं कर सकते, वो किसी और कैंडिडेट के लिए करेंगे। ये चीज इतना मैसिव डिवाइड क्रिएट करती, लेकिन इस अवार्ड के तहत, जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट, सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम नहीं हुआ। गांधी जी और अंबेडकर जी ने किस चीज पे रिजॉल्व किया या किस चीज पे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा? उन्होंने ये बोला दैट वी विल नॉट हैव सेपरेट इलेक्टोरेट, बट वी विल हैव रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी इन प्रोविंशियल काउंसिल्स। तो जो चीज आप अलग इलेक्टोरेट के बेसिस पे कह रहे हो वो ना करते हुए, शेड्यूल्ड कास्ट एसटी तो उतना रिकॉग्नाइज नहीं थे, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट जिनको आप डिप्रेस्ड क्लासेस या दलित कहते थे,
उनके लिए अलग से आरक्षण जो है वो किया जाएगा। ये चीज पूना पैक्ट 1932 में ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी थी। और उसके बाद जैसा कि आप सब जानते हैं, सन 1947 में जब संविधान लिखा जा रहा था और 1949 के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनैक्ट होके एनफोर्स हुआ, तो रिजर्वेशन जो है वो लाया गया अलग अलग लॉज के अनुसार, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया 15% का और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया गया 7.5% का। तो 15% फॉर एससी, 7.5% फॉर एसटी, यानी टोटल मिला के 22.5% आरक्षण जो है वो दिया गया था पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब बारी आती है 1977। 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट पावर में आई, जिन्होंने बीपी मंडल को अपॉइंट करा यह बताने के लिए कि भाई आरक्षण या बैकवर्ड और कौन कौन है। एससी एसटी बैकवर्ड है, लेकिन बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया समझते हुए क्या और भी लोग बैकवर्ड हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जिसे मंडल कमीशन के नाम से पॉपुलर किया गया और आज भी माना जाता है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये बोला कि एससी एसटी के सिवा और भी कई सारी कास्ट हैं और भी कई सारी जातियां हैं जो कि बैकवर्ड है या जिनको आप बैकवर्ड कह सकते हो। और वो जो जनसंख्या है जो बैकवर्ड है, अकॉर्डिंग टू मंडल, वो पूरी जनसंख्या का 52% है, यानी पूरी भारतीय पॉपुलेशन का 52% बैकवर्ड है और वो एससी एसटी नहीं है। उस 52% के लिए बीपी मंडल का कहना यह था कि आप अलग से आरक्षण लाएं, अलग से रिजर्वेशन लाएं, जिनको हम ओबीसी रिजर्वेशन यानी अदर बैकवर्ड क्लास आरक्षण कहा जाता है। तो उस 52% जनता के लिए जो आरक्षण प्रपोज किया गया था वो था 27%, क्योंकि 1963 में एक जजमेंट आई थी एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जिसके अनुसार अपर कैपिंग थी रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। इसी जजमेंट के तहत या इस जजमेंट के बेसिस पे 1992-93 में सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट आई, जिन्होंने अपहोल्ड करा कि अपर लिमिट यानी कि रिजर्वेशन की कैपिंग 50% से ऊपर नहीं हो सकती, यानी कि आप आरक्षण को 50% से ऊपर नहीं लेकर जा सकते किसी भी सूरत में। दिस वाज एज पर इंदिरा साहनी केस, और इंदिरा साहनी केस के ही अनुसार यह भी डिसाइड हुआ कि आरक्षण जो है वो आप कब तक दोगे, टिल व्हेन कैन यू गिव रिजर्वेशन। तो आरक्षण देने के लिए हमें यह डिसाइड करना है कि आरक्षण जो है अगर आप देते जा रहे हो तो किसी का अपलिफ्टमेंट हुआ। तो उसी के तहत इंदिरा साहनी जजमेंट ने कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर भी इंट्रोड्यूस करा। दीज कॉन्सेप्ट्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो रिजर्वेशन की एक ब्रीफ हिस्ट्री मैंने आपको दी है कि 1947 से पहले, 1947 के बाद से लेकर आज तक ये जो है आरक्षण की हमारी एक हिस्ट्री रही है। तो सवाल ये उठता है कि आज इतनी आग क्यों लगी हुई है? वाई द करंट फ्लेयर? फ्लेयर का मतलब है आग। रिजर्वेशन तो था, अब हमें 1992 में जजमेंट भी पता है। ओबीसी आरक्षण 1990 वीपी सिंह गवर्नमेंट के तहत वीपी सिंह गवर्नमेंट ने बना दिया था। तो 49.5% तो आरक्षण था, क्योंकि 15% एससी, 7.5% एसटी, 27% ओबीसी। ये आग लगी है 2019 के बाद से, क्योंकि 2019 में भाजपा सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण इंट्रोड्यूस करा। जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण इंट्रोड्यूस करा तो जाहिर सी बात है 49.5% पहले से था, उसके ऊपर 10% और आरक्षण आया तो 50% का मार्क जो है वो ब्रीच होता है। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के पास लोग गए कि 50% का मार्क ब्रीच हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा किया गया ईडब्ल्यूएस आरक्षण अपहोल्ड करा। इट अपहेल्ड दैट रिजर्वेशन। बहुत बड़ी बात है। और क्यों अपहोल्ड करा? बिकॉज ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकली वीक सेक्शन, कि आर्थिक तौर पे कौन कमजोर है उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि सामाजिक तौर पे, ना कि कास्ट, ना कि जाति के आधार पे। इसलिए उसको अपहोल्ड करा। तो क्योंकि वो चीज अपहोल्ड करी गई तो अब अलग अलग प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो कोई कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई और हो, भी आपको बताएंगे, चाहे महिलाएं हो, सबको लगता है कि हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब हम बात करते हैं कि अब क्या प्रॉब्लम है, तो पॉलिटिकल कंपल्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये मैक्सिमम रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि बनी कास्ट के आधार पे है।
अलग अलग स्टेट्स में आप जानते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक कास्ट पे या एक रिलीजन पे बनी हुई है, यानी कि उस पार्टी को उस जाति के लोग सपोर्ट करते हैं या उस धर्म के लोग सपोर्ट करते हैं। तो इनके ऊपर कंपल्शन है कि भाई अगर रिजर्वेशन आ सकता है तो हमें भी आप रिजर्वेशन दिलवाएं टू रीगेन लॉस्ट ग्राउंड। ये चीज पॉसिबल है। पोलराइजेशन ऑफ वोट्स ऑन कास्ट लाइन टू डेंट बीजेपी's कंसोलिडेशन प्रोजेक्ट ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट वोट बैंक, ऐसा उन पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देके आपने हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट कर लिया, तो हम भी अपने वोट बैंक को कास्ट के आधार पे कंसोलिडेट करेंगे, स्पेशली इन क्रूशियल यूपी एंड बिहार स्टेट, या ऐसा कहा जाए बीमारू स्टेट्स, जो कि एक एक्रोनिम बनाया गया था कई दशक पहले। सपोर्टेड बाय ऑब्जर्वेशंस ऑफ जस्टिस रोहिणी जी कमीशन, ये बहुत काम की कमीशन है, हाल ही में बैठी थी 4-5 साल पहले। तो इन्होंने एक बहुत रेलेवेंट रिकमेंडेशन दिया था जिसके तहत इन्होंने ये बोला कि देयर शुड बी कास्ट बाइफर्केशन विद इन कास्ट, मतलब कास्ट के अंदर कास्ट होना चाहिए, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। क्यों कहा इन्होंने? इन्होंने ये देखा कि ओबीसी में तकरीबन 4000 जातियां आती हैं, 4000 कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। 4000 कास्ट में से 40 कास्ट जो है, या 40 से भी कम कास्ट, शायद 20-25 कास्ट है जो कि 50-60% ओबीसी आरक्षण ले जाती है। तो बाकी इतनी 3900 कास्ट जो है वो क्या करेंगे? व्हाट वुड दे डू? उनके लिए रिजर्वेशन का बेनिफिट है ही नहीं। तो सारी मलाई अगर 20-25 कास्ट या जातियां खा जाएंगी तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो इन्होंने ये बोला कि कास्ट के अंदर भी आप सब कास्ट बनाएं, जो ज्यादा बैकवर्ड है आप उसको इंक्लूड करें, सो टू क्रिएट 4 सब कैटेगरीज इन ओबीसी। ऐसा जस्टिस रोहिणी कमीशन का रिकमेंडेशन था कि ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, या ये वाली प्रॉब्लम ओवरकम हो सकती है अगर सबको बढ़िया तरीके से बेनिफिट्स मिले। मैं पर्सनली जानता हूं कुछ ऐसे लोगों को जो कि खुद कहते हैं कि वी डोंट डिजर्व रिजर्वेशन, लेकिन हमें रिजर्वेशन से निकाला कैसे जाए, मतलब हमें रिजर्वेशन प्राप्त है और हमसे ज्यादा और डाउन ट्रोडन लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उन बेचारों को नॉलेज नहीं है और उसकी मलाई हम खा जाते हैं, यानी कि हमें जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है। तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से, पूरे हिंदुस्तान में किन किन पॉकेट्स में किस किस तरह की डिमांड है, आपको जरा सा बताते हैं और फिर आपको न्यूज आर्टिकल्स दिखाते हैं कि उनका हुआ क्या। सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी एंड एससी कोटा। ओबीसी और एससी शेड्यूल्ड कास्ट के कोटा को सब कैटेगराइज करो, मतलब 27% यदि ओबीसी है तो उसे कास्ट के बेसिस पे परसेंटेजेस में डिवाइड करो, ये चीज करनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट न्यू कास्ट, ये नए कास्ट वालों की डिमांड आ गई है कि हमें भी रिजर्वेशन दो, गिव अस रिजर्वेशन आल्सो। तो जो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं पा रहे हैं और जिनको लगता है कि वो बैकवर्ड है, वो चाह रहे हैं कि उनको रिजर्वेशन मिले, ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, जिनको रिजर्वेशन प्राप्त है वो ये कह रहे हैं कि हमारा एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन नंबर कम है, हमारा रिजर्वेशन बढ़ाओ, 4% का 8% करो, 4% का 12% करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन दिया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट प्राप्त नहीं है, रिजर्वेशन का बेनिफिट प्राप्त है लेकिन उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। मतलब कहां पे चीज खत्म हो रही है भाई? आपको नौकरी लग गई, आप प्रमोशन में रिजर्वेशन दो, आप पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दो। आप समझ पा रहे हैं? महिलाओं को अलग रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन इन प्रमोशन एंड प्राइवेट सेक्टर। एक्सपेंशन ऑफ करंट कोटा लिमिट्स बियॉन्ड 50%, इसको आप ब्रीच करिए। ईडब्ल्यूएस कोटा में विमेन रिजर्वेशन इंक्लूड करो। तो ये आग पूरे हिंदुस्तान में लगी है और इसके कई सारे एग्जांपल्स जो कि बहुत रीसेंट एग्जांपल्स हैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहला एग्जांपल है, हरियाणा में हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। हरियाणा सरकार ने एक कानून पास करा था जिसमें यह कहा गया था कि हरियाणा का प्राइवेट सेक्टर जो है, उस प्राइवेट सेक्टर में 75% जॉब्स जो है वो लोकल्स की होगी, यानी कि हरियाणा के ही इंडिजिनस लोगों की होगी जिनका वहां का डोमिसाइल। अब खुद सोच के देखो, गुड़गांव एक सैटेलाइट टाउन है, सारे कॉर्पोरेट, सारे एमएनसी के ऑफिसेज वहां पर है, तो 75% जॉब्स क्या सिर्फ हरियाणवी लोगों को चली जाए? गुड़गांव में तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं काम करने, क्योंकि दफ्तर ही वहीं पे। अब 75% जॉब सिर्फ हरियाणा को जाएंगी तो बाकियों को क्या मिलेगा? अब ये इलॉजिकल था। इस बिल को हाई कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। सेट्स असाइड हरियाणा लॉ गारंटीइंग 75% रिजर्वेशन टू लोकल्स इन प्राइवेट सेक्टर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मराठा रिजर्वेशन। मराठियों को रिजर्वेशन की इतनी आग लगी हुई है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। वी वांट 10% रिजर्वेशन इन एवरीथिंग, government colleges in Maharashtra, government universities in Maharashtra and government jobs in Maharashtra, government PSUs of Maharashtra.
ये सारी जगह जो महाराष्ट्र में है उन सब में हमें 10% आरक्षण चाहिए। इसके लिए मराठियों को सपोर्ट करने के लिए मुकुल रोहतगी साहब जो सीजेआई थे, उन्होंने इनका केस लिया। ये केस वो सुप्रीम कोर्ट में हार गए। हारने के बाद दोबारा जो है मराठा कम्युनिटी के कुछ लोग जो है वो बैठ गए आमरण अनशन पे। वो फिर से बैठ गए कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। मतलब इतनी सॉलिड डिमांड है रिजर्वेशन की या सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की कि आरक्षण 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 आरक्षण, हमें 10% आरक्षण चाहिए। अच्छा, इसकी दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि इनको ये बोला गया चलो आपका आरक्षण का जो कोटा है वो बढ़ा देंगे। अब मराठियों का आरक्षण का कोटा जो है अगर वो ओबीसी में बढ़ाएंगे तो बाकी ओबीसी का काम हो जाएगा। तो इनके रिवोल्ट में अब ओबीसी भी बैठ गए आरक्षण रिवोल्ट पे। मराठियों को रिवोल्ट करने के लिए अब ओबीसी बैठ गए कि आपका अगर कोटा बढ़ जाएगा तो बाकी ओबीसी का कम हो जाएगा। तो यहां पे ये लड़ाई चल रही है। सो द फाइट इज गोइंग ऑन बिटवीन मराठा रिजर्वेशन कम्युनिटी एंड दी ओबीसी। और देखिए, हाल ही में आपने सुना होगा महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास हुआ है कि पार्लियामेंट में 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। ये चीज इंप्लीमेंट होगी 2028 में। अब क्योंकि ये दाना यानी कि सीड ले हो गया है तो ये चीज शुरू हो रही है पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा से, फिर आएगी विधानसभा के लेवल पे, विधानसभा, विधान परिषद, फिर म्यूनिसिपैलिटी में तो खैर है ही, लोकल गवर्नमेंट में तो है ही, फिर ये आ जाएगी गवर्नमेंट सेक्टर्स में कि हर जगह वुमेन रिजर्वेशन हो। खैर ये चीज ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन के ही बेसिस पे आप डेवलप कर सकते हो। और देखिए, जब ईडब्ल्यूएस कोटा हुआ तो बिहार सरकार ने एक बिल पास करा जिसमें उन्होंने रिजर्वेशन को बढ़ा के 50% से 65% कर दिया आज की डेट में। तो 50 to 65% गवर्नर अप्रूव्स रेजिंग रिजर्वेशन। दिस हैज बीन डन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एससी, एसटी, बेसिकली डिप्रेस्ड क्लासेस। ये चीज कर दी गई। तो ये ऑब्वियसली अब कोर्ट में है। अब कोर्ट क्या डिसाइड करती है उस पर डिपेंड करेगा। लेयरिंग फेलियर, सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी, एससी को सब कैटेगराइज करो, कोटा इज नॉट इनफ टू कॉम्पनसेट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ अपवर्ड एससीज। जो एससीज डेवलप कर गए हैं उनको सपोर्ट ना किया जाए, नीचे वालों को सपोर्ट किया जाए, तो एससी आपस में झगड़ रहे हैं, राइट। उसके बाद तेलंगाना में मुस्लिम्स को केसीआर जो चुन के चीफ मिनिस्टर आए थे, उन्होंने आते ही 4% रिजर्वेशन दिया। अब 4% रिजर्वेशन दे दिया तो अब मुस्लिम्स की डिमांड ये है तेलंगाना में कि इस रिजर्वेशन को 12% करो, बढ़ाओ, 4% में हमारा कुछ नहीं होगा। जब इनको बोला कि भाई इतना आरक्षण नहीं हो सकता तो उन्होंने बोला चलो 12 नहीं 8 करो, 8% रिजर्वेशन दो। सो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस क्लाइम डाउन, डिमांड 8% रिजर्वेशन इंस्टेड ऑफ 12%। इस चीज को देखे कांग्रेस ने क्या फायदा उठाया? कांग्रेस अभी जो राजस्थान में इलेक्शंस होने वाले हैं 2-3 दिन बाद, वहां पे वो ये बोल रहे हैं कि हम वहां पे मुस्लिम रिजर्वेशन अब इंट्रोड्यूस करेंगे अगर हम जीत गए तो। So after promises Muslim appeasement in Telangana, Congress announces reservation for minorities in Rajasthan elections. तो अब सवाल ये उठता है कि what now? कोई अंत है? मैंने जो मैं आपको सवाल पूछने की कोशिश कर रहा हूं that we have to rethink reservation. वो रीथिंकिंग क्यों जरूरी है? ये आप खुद सोच के देखिए कहां जा रहे हैं हम लोग। क्या इस रिजर्वेशन क्या कोई अंत है या सिर्फ हम रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं? अरे भैया, रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों का अपलिफ्टमेंट हो और वो एक जो डिप्रेस्ड स्थिति में थे वहां से बाहर निकले। तो सबसे पहला सवाल, क्या रिजर्वेशन जरूरी है? देश को देखते हुए, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए रिजर्वेशन एक जरूरी चीज है, आरक्षण जरूरी चीज है। लेकिन आरक्षण क्या इनडेफिनेट टाइम के लिए होना चाहिए? जरूरी चीज नहीं है। तो आरक्षण क्या सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यदि करा जाए, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि कौन वाकई में बैकवर्ड है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो पर्टिकुलर सोसाइटी का हो, उसके बेसिस पे आरक्षण दो। और इसका सोल्यूशन क्या है कि आरक्षण क्या हटाया जाए? बिल्कुल हटाया जा सकता है आरक्षण, बांग्लादेश ने करके दिखाया है। हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एग्जाम्पल आएगा इंदिरा सानी जजमेंट का। इंदिरा सानी जजमेंट ने यह प्रपोज करा कि अगर कोई क्रीमी लेयर में आता है तो उसको आरक्षण उपलब्ध नहीं है। तो इसी केस में यदि कोई क्रीमी लेयर में आता हो, यानी कि अगर कोई नॉन क्रीमी लेयर है लेकिन वो अपलिफ्ट होकर क्रीमी लेयर में आ जाए, तो उसके रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हटा दीजिए। ये एक तरीका है जिससे कि रिजर्वेशन हटाया जा सकता है, जो कि बहुत जरूरी है। इनडेफिनेट रिजर्वेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। तो मैं ये बात मानता हूं कि रिजर्वेशन की यूटिलिटी है टू सर्व सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि हमारे प्रियम्बल में लिखे वर्ड्स हैं, इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। लेकिन एक साइंटिफिक डेटा आउटकम होना चाहिए, या साइंटिफिक डेटा आउटकम के बेसिस पे अप्रोच होनी चाहिए, वेयर रिजर्वेशन कोटा इज प्रोवाइडेड एज पर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस।
सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे बैकवर्डनेस है उसको आप डिफाइन करें, और वो आदमी पूरी जिंदगी बैकवर्ड ही रहेगा क्या? उसको आपने सपोर्ट करा, अब उसको एम्पावर करो, वो कमाने लगे, उसको हटाओ रिजर्वेशन के बेनिफिट से। उसके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट क्यों मिलना चाहिए? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना है। तो यहीं पे रिविजिट करते हैं हम रिजर्वेशन स्कीम को। इंदिरा साहनी ने क्या बोला कि क्रीमी लेयर है, इनको रिजर्वेशन के बेनिफिट की जरूरत नहीं है, एज एन एसेंशियल एग्जिट रूट फ्रॉम रिजर्वेशन। तो ये की टर्म है एग्जिट रूट, और एग्जिट रूट होना बहुत जरूरी है। क्या रिजर्वेशन देना चाहिए? यस, लेकिन रिजर्वेशन का एग्जिट रूट भी होना चाहिए, जो कि उसका एक सोल्यूशन ये है जो मैंने आपको यहां पर बताया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रेप स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपके लिए क्या पॉइंट्स है पॉन्डर करने के लिए? देखिए, रिजर्वेशन सिस्टम है और हमारे राइट टू इक्वालिटी के फंडामेंटल राइट्स को मद्देनजर रखते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 क्लॉज 2, 3, 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 15 के तहत है, और एम्प्लॉयमेंट में जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 के तहत है। वेरियस केसेस, चंपकम दोराईराजन केस 1950, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था इसकी वजह से। एमआर बालाजी केस अभी बताया था, कैपिंग है। उसके बाद थॉमस केस है, इंदिरा साहनी जजमेंट है, और कई सारे अभी रिसेंट ईडब्ल्यूएस जजमेंट आई। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है जो इसको सपोर्ट करती हैं, बट एट द सेम टाइम इसका रीजन भी स्टेट करती हैं। तो recent changes in reservation by center and states are the judgments that we have to see, and this has to basically come as a part of things to ponder upon. तो अब सवाल आपके ऊपर है, और मैं चाहता हूं आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपके अनुसार रिजर्वेशन का क्या होना चाहिए। शुड इट बी रीथॉट? क्या इसको दोबारा सोचा जाना चाहिए? और अगर सोचा जाना चाहिए तो उसका क्या सोल्यूशन है? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा नया चैनल है, हमें जरूर सपोर्ट करें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के तहत, ayushsanghvi.card.co। आपको लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में भी प्राप्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम आते रहेंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।